उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आयरन निकालो, कोयला निकालो। अब उससे जंगल उजड़े, चाहे आदिवासी गांव उजड़े, चाहे आदिवासी समाप्त हो, सरकार को कोई परवाह नहीं है। जितना बॉर्डर में टेंशन नहीं है ना, वहाँ बस्तर में है। आप लोग को अगर अवसर मिलता है तो एक दिन मैदानी रूप से जाके घूम के आए, आपको पूरी जानकारी मिल। छत्तीसगढ़ में हसदेव जो है वो एक ऐसा अरण्य है जिसे छत्तीसगढ़ की जान भी कहा जाता है, पर उस पर कई बार जो है आक्रोश देखने को मिला है। लोग कई बार इसको बचाने की उम्मीद करते हैं, और जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं उन जंगलों को, पेड़ों को काटने की वजह से वो किस तरह से बहाल हैं। किसी तरह की कोई, एक तरफ सरकार इस बात की उम्मीद करती है कि कहीं ना कहीं पेड़ लगाओ बचाओ इस तरह के अभियान चलाती है, और इस तरह से जंगलों को नाश कर देना और आदिवासियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये कहीं ना कहीं एक खामी जैसी मानी गई है। और इस तरह के आंदोलन लगातार चल रहे हैं, लोग सड़कों पे कई भी प्रदर्शन करते हैं, पर किसी तरह की कड़ी सुनवाई इस पर नहीं होती, किसी तरह की कार्रवाई इस पर नहीं होती। और शायद अब एक नया सत्र रखा गया है, उसमें शायद हो सके कि आगे कुछ होना बेहतर हो सकता है। भारतीय जानते हैं उनसे कि एक नया कदम जो एक विधानसभा घेराव है वो रखा गया है, उसमें क्या होना बाकी है। देखिए, हम लोग लगातार 2019 से प्रयास कर रहे हैं, और हमारे समाज के लोग रायपुर तक पदयात्रा भी निकाले विरोध में, और वहां पर भी आंदोलन किए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। तो क्या सरकार सिर्फ जंगल काटने के लिए आई है? क्योंकि हम सरकार बदल दी है, तब भी हमारी समस्या ज्यों का त्यों है। तो लगातार प्रयास के बाद कोई सही सुनवाई नहीं होने के कारण, और बस्तर में लगातार हिंसा जारी है। सारकेगुड़ा हो, एडासपेटा हो, तालमेटला हो, तमाम मुद्दे हैं बस्तर के, और 24 जगह भी आंदोलन भी चल रहे हैं 2-3 साल से। इन सब चीज़ों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आयरन निकालो, कोयला निकालो। अब उससे जंगल उजड़े, चाहे आदिवासी गांव उजड़े, चाहे आदिवासी समाप्त हो, सरकार को कोई परवाह नहीं है। हमने लिखा पढ़ी करके आंदोलन के माध्यम से, छोटे मोटे आंदोलन के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन विधानसभा में न पक्ष ने चर्चा किया न विपक्ष ने चर्चा किया। तो ऐसा लगता है कि हमारी मांगों को, जो गंभीर मुद्दे हैं, हसदेव पूरे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा है, नो गो जोन एरिया घोषित है, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें करना पर्यावरण के लिए बहुत मुश्किल काम है। ऐसा है वन्य अरण्य जिसमें प्रमुख पेड़ ऐसे माने जाते हैं जो बहुत इनकी प्रख्याति वैसे, ऐसा वन्य अरण्य है, उसके बावजूद भी किसी तरह की वो नहीं है। क्या कहना चाहिए? इतना सुंदर वन है, लेकिन सुरक्षित करना चाहिए, जहाँ से पूरा कोरबा जिला, बिलासपुर, रायगढ़ प्रभावित होता है। और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है, और विशेषकर साल के पेड़, सागौन के पेड़। और साल का पेड़ का तो नर्सरी भी नहीं होता है, वो प्राकृतिक रूप से ही उपज होता है। अभी तक इसके लिए कोई नर्सरी तैयार नहीं हुआ है। बाकी पेड़ों के लिए नर्सरी भी होता है। इस तरह से एक बार अगर जंगल उजड़ गया तो दोबारा नहीं बसेगा, क्योंकि हम लोग कई जंगलों को देखा है। बस्तर जो घना था आज पूरा उजड़ चुका है। तो जंगल को बचाना जरूरी है। और सरकार, पिछली सरकार बीजेपी का जेट्रोफा लगाई थी और करोड़ों पेड़ लगाए थे, एक भी पेड़ बाकी नहीं है कहीं पर। सर्वे करा देख लीजिएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वो कई बार हसदेव का जो है जिक्र करते हैं, आदिवासियों की भलाई का जिक्र करते हैं। वो डायलॉग बहुत सुंदर दिए थे, जैसे पेशा कानून को हम लागू करेंगे, लेकिन उसकी आत्मा को खत्म कर दिए, ग्राम सभा को खत्म कर दिए। जब आंदोलन चल रहा था तो यहाँ का जो पंचायत मंत्री था कांग्रेस सरकार का, वो वहाँ तक गया था और बोला था अब एक भी पेड़ नहीं कटेगा। फिर उस डायलॉग को मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा कहा कि अब मंत्री जी कह रहे हैं तो एक डंगाल भी नहीं कटेगा। और उसके कुछ दिन बाद पूरा जंगल का 25-40 हजार 1 लाख पेड़ कट गया। तो ये क्या भाषणबाजी और काम में अंतर है, इसीलिए इनको बदल दिया गया। जनता समझती है, लेकिन क्या जनता सरकार बदलने के ही काम करती रहेगी? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। और इसीलिए अब हम इसको विधानसभा घेराव कर ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश के संगठन के अलावा अन्य प्रदेशों को, जो स्टेट लेवल के संगठन है, पर्यावरण प्रेमी है, आदिवासी समाज के संगठन है, किसान संगठन है, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संगठन है, बस्तर जन संगठन है, ये सब तमाम संगठन साथ आकर काम करेंगे और सांकेतिक रूप से
26 फरवरी 2024 को एक विशाल रैली के साथ विधानसभा घेरने का प्रयास करेंगे। आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा, हम शहर में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जो आदिवासी वहाँ रहते हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? जो खेती किसानी कर रहे हैं आदिवासी और जो उस गांव में थे, अब केते बेसिन को उजाड़ दिया गया। केते बेसिन उजाड़ दिया तो वो दूसरे गांव में शरण लिए, तो दूसरे गांव में शरण लिए तो हमारा रूढ़िजन्य परंपरा में सिस्टम होता है कि उसको अनुमति मिलता है। तो केते बेसिन का एक माझी काशीराम मझवार एक किसान था, कौटिया था, वहाँ का पटेल था, उसको 1,25,00,000 पैसा मिला। तो आदिवासियों को अचानक पैसा मिलने से कोई फायदा नहीं होता है, खर्च हो जाता है। उसने लोगों को मदद करके 37 गाड़ियां बांट दी, मोटरसाइकिल स्कूटी करके। और उसका जीवन का देखिए, अंतिम समय आया 4 साल, तो भीख मांग के जीना पड़ा उसको। और जब खत्म हुआ तो उसको दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिला, क्योंकि वो दूसरे गांव में आश्रित हो गए। और परसा गांव है जहां प्राकृतिक प्रकोप के कारण 50% महिलाएं विधवाएं हैं। तो सारे प्रकृति प्रेमी जंगल बचाओ कह रहे हैं, लेकिन कोई अंदर जाके स्टडी नहीं कर रहा है कि आदिवासी बचाओ की बात कोई नहीं कर रहा है। नवजीवन की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि जगह छूटेगी जब आदिवासी खत्म हो गए तो उनको एक तरीके से अधिकार सरकार को जो मिल जाएगा। अवैध खनन आप किसको कहना चाह रहे हैं? उनका कहने का मतलब है कि वो नवजीवन एक तरीके से आदिवासी को दे रहे हैं। देखिए, पहले तो हम लोग को आदिवासी जीवन सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक मैं बस्तर से हूँ, मेरे घर में जैसे 10 एकड़ ज़मीन है, तो वहाँ महुआ हर्रा का पेड़ लगा दिया जाता है। वो एज ए रेवेन्यू है। हम साल में परिवार के 4 भाई है तो उसको बांट देते हैं। एक पेड़ से लगभग 40 से 45 हज़ार आवक आता है। तो हर आदिवासी वहाँ 2 से 2.5 लाख रुपया कमाता है। क्या इतनी बड़ी तनख्वाह वाली सरकार उनके जंगल को हटा के दे पाएगी पूरा पब्लिक को? आज उस वनोपज से जिंदा है आदिवासी, जिंदा है, उसी के लिए लड़ता है वो। उनकी परंपराएं, उनकी जीवन शैली उससे डिपेंडेंट है। उनका गांव का एक सर्कल होता है, उसमें देवी देवता माना जाता है। अपने पुरखे को गड़ाते हैं ना, तो हमारी 3 पीढ़ी के जो पुरखे होते हैं उनको भगवान का दर्जा है। वो सोचते हैं कि इनके ऊपर हम निर्भर हैं, हम इनसे पानी मांगते हैं, हम बच्चा मांगते हैं, जो भी चीज होता है परिवार में उनसे ही अनुमति से चलता है। एक तरीके से कहा जाए तो वो जमीन नहीं है, जैसे हमारे शरीर में दिल है, देवता है, हमारा पूजनीय है, वो उसी को कहा गया रूढ़िजन्य परंपरा। गांव बिगड़ता है, फिर एक आदिवासी दूसरे गांव में उसको दफन नहीं दे सकते, वो गांव अलाउ नहीं करता उसको। अच्छा, ये इतनी परंपरा है। अभी कोंडा गांव में ऐसी जो क्रिश्चियन हो गए थे उनको गड़ाने नहीं दिया गया, आप दूसरे कौम के हो। वहां इतना गहराई से ये सिस्टम जमा हुआ है, लोगों का सोच, तो इसलिए लड़ते हैं वो, वहां गोली मार रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, गृह युद्ध चल रहा है। जितना बॉर्डर में टेंशन नहीं है ना, वहां बस्तर में है। आप लोग को अगर अवसर मिलता है तो एक दिन मैदानी रूप से जाके घूम के आए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जो हसदेव जंगल का मुद्दा है, केवल जंगल और भूमि और खनन तक नहीं है, कहीं ना कहीं वो जो है वो आदिवासी का मान है, सम्मान है, देवी देवता सब कुछ जो है वो उस जंगलों में बसा हुआ है। आदिवासी के लिए वो जगह कितनी जो है वो कीमती है, उसके लिए क्या मायने रखते हैं, शायद आप और हम ना समझ पाए। सरकार को सीधे तौर पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। अब आप देख रहे थे आवाम दूत न्यूज़ में मोंटी सिंह, कैमरामैन इवानिशा के साथ।